नमस्कार, कृषि दर्शन किसान पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपा कार्की। साथियों, किसान हमारे अन्नदाता हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण बिंदु। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी स्थिति में सुधार हो और वे सक्षम बन सके। यही नहीं, कोरोना के इस मुश्किल समय में सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं ताकि वे इस मुश्किल समय में भी सुचारू रूप से अपना जीवन चला सके। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अतिरिक्त आय हेतु डेयरी उद्योग में संभावनाएं विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सह प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर रामजी गुप्ता। गुप्ता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि किसान हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, ऐसे में उनकी स्थिति में सुधार होने के साथ ही उनकी आय का कोई अन्य स्रोत होना भी बहुत जरूरी है। तो चाहेंगे सबसे पहले आप हमें बताएं कि अतिरिक्त आय हेतु डेयरी उद्योग में कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं और किस प्रकार कृषक वर्ग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। डेयरी का व्यवसाय किसानों के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं किसान भाई कि आपके पास खेत की बुआई के समय और खेत की कटाई के समय बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन इसके बाद एक बार खेत बो जाने के बाद या कटाई हो जाने के बाद आपके पास समय होता है। इस समय का सदुपयोग करने के लिए या तो आप कहीं बाहर जाते हैं या कहीं पर जो है दूसरा काम करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अगर डेयरी के व्यवसाय को अपनाते हैं तो आपकी आय बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं इनको पूर्ति के लिए आपको धन की भी जो आवश्यकता होती है वो भी मिलता रहेगा। जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं कि एक गाय अगर आप पालते हैं तो उससे कम से कम 5 से 10 लीटर तक दूध की आप प्राप्ति कर सकते हैं, या एक भैंस पालते हैं तो उससे भी आपको कम से कम 8 से 10 लीटर दूध की प्राप्ति हो जाती है। इसमें आपके परिवार के लिए दूध तो मिलेगा, साथ ही इसको बेच करके आप एक अतिरिक्त आय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आपने हमें बताया कि डेयरी उद्योग में कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं और कैसे कृषक इससे लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जिस तरह से हरी फल सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, वैसे ही हरा चारा पशुओं के लिए, विशेषकर दुधारू पशुओं के लिए अमृत समान है। तो चाहेंगे आप हमें बताएं कि क्यों हरा चारा दुधारू पशुओं के लिए उत्तम माना गया है और कैसे इसकी व्यवस्था की जा सकती है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के आहार में हरे चारे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरे चारे की आपूर्ति से दाने की भी आपूर्ति को प्रभावित करता है। यदि आप दाने में कोई भी प्रोटीन युक्त चारा देते हैं, उसके स्थान पर आप अगर दलहनी चारा इस्तेमाल करते हैं तो आप जानवरों के दाने को थोड़ा सा कम करके अपनी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारी गाय भैंस हैं ये जुगाली करने वाले जानवर हैं, और इनके जो इनका आमाशय होता है इसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, और इनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए हरे चारे की नितांत आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हरे चारे विभिन्न प्रकार के कई विटामिन और उसके अलावा मिनरल्स के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, जिसके लिए इनके दूध को निरंतरता बनाए रखने के लिए हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हरा चारा बहुत ही लाभप्रद होता है दुधारू पशुओं के लिए, तो जानना चाहेंगे क्या वर्ष भर भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जिसमें आपने कहा कि वर्ष भर हरा चारा कैसे उपलब्ध हो। अगर किसान भाई थोड़ा सा हमारे अपनी खेती किसानी पर ध्यान देते हो और ये जो है एक फसल चक्र अपना लेते हैं तो पूरे वर्ष भर हरा चारा मिल सकता है। इसमें किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारी मक्का की ऐसी फसल है जिसको आप पूरे वर्ष पर्यंत बो सकते हैं और हरे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में आप जो है लोबिया का उपयोग कर सकते हैं जानवरों को खिलाने में, तथा इस समय बरसीम का उपयोग कर सकते हैं। बरसीम के साथ में आप जई का उपयोग करिए तो एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त चारे की जो मिश्रण आप देते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपका दुग्ध उत्पादन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई हमारे फसल चक्र हैं जिनका आप उपयोग करके पूरे वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका नेपियर घास है, जई है, बाजरा है, और इसके अलावा आप जो है ज्वार को भी बो करके पूरे वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आपने हमें बताया कि वर्ष भर हरे चारे की व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं उसे सही अनुपात में लेना अच्छा होता है। तो चाहेंगे आप हमें बताएं कि पशुओं को हरा चारा प्रतिदिन के हिसाब से किस अनुपात में देना अच्छा होगा। जैसा आपने पूछा चारे की मात्रा, तो एक जो हमारा दुधारू जानवर है जिसका लगभग 10 लीटर दूध वो दे रहा है, तो इसको तकरीबन 5 से 7 किलो भूसे की और कम से कम 20 से 25 किलो हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इसको यदि हम
5 साढ़े 5 किलो तक इसको दाना देना नितांत आवश्यक है। अगर हम इतना इसको आहार देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दूध भी बढ़ेगा, साथ ही साथ दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती रहेगी और इसके अलावा आने वाले समय में उनका समय पर गर्भाधान होगा और बच्चे भी आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई आहार के अनुपात के बारे में। कहते हैं खाते पीते समय भी हमें बहुत सी सावधानी को बरतना चाहिए। तो जानना चाहेंगे क्या पशुओं को चारा देते समय भी हमें किन्हीं विशेष सावधानियों को बरतना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मैडम। जो चारा देने समय एक सावधानियों की बात की जाती है, जैसा कि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, किसान भाई आप जान रहे हैं, इस समय बरसीम पर्याप्त मात्रा में आपके खेतों पर उपलब्ध है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, साथ ही एक और समस्या देखने को मिलती है कि इस समय आपके यहाँ गेहूं के भूसे की भी कमी आ जाती है। अब यहाँ पर दो साधन आते हैं। यदि हम बरसीम की मात्रा को अधिक और एक अकेली खिलाते हैं तो निश्चित रूप से जानवरों में अफरा रोग की संभावना दिख जाती है या डायरिया भी दिख जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में जब हम ये बरसीम खिलाते हैं तो उनका गोबर बड़ा ढीला सा हो जाता है और उसकी वजह से वो गैस नहीं रिमूव कर पाते और इनको अफरा होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर एक फायदेमंद चीज और आती है कि यदि हम इसमें कोई भी सूखा चारा मिला देते हैं तो गोबर उसका टाइट हो जाता है और ये समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रदेश पराली की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे समय में यदि हम धान के पुआल को कुट्टी काट करके 5 किलो बरसीम में 1 किलो पुआल को मिला करके अगर हम अपने दुधारू जानवरों को खिलाते हैं तो इसके जो हानिकारक प्रभाव हैं ये समाप्त होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा धान का पुआल है इसकी भी उपयोगिता हो जाती है और दुधारू जानवरों की दूध उत्पादन क्षमता पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा यदि गर्मियों में हम बात करते हैं तो जब आप चरी बोते हैं तो जो ज्वार चरी होती है इसको जब तक लगभग घुटने के बराबर इनका आकार ना हो जाए या बोने के कम से कम 60 दिन बाद ही काट कर खिलाएं, क्योंकि इसमें एक विष पैदा हो जाता है जिसको हम HCM कहते हैं। इसकी वजह से जानवरों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और यही आपको ध्यान रख करके अपने पशुओं को चारा खिलाते समय देते रहना है। तो ये तो हमने जाना कि पशुओं को चारा देते समय हमें किन विशेष सावधानी को बरतना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ कई तरह की बीमारियां भी हमें अक्सर ही घेर लेती हैं। तो जानना चाहेंगे बदलते मौसम का कोई दुष्प्रभाव पशुओं की सेहत पर ना पड़े, इसके लिए बचाव के लिए क्या उपाय है? जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि जब आप कपड़ा धुल करके अपने फैलाएं और वो एक दिन में न सूखें तो आप समझ लीजिए कि इस समय रोगों के फैलने का बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। ऐसे समय पर आप अपने जानवरों को जरूर बचाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं इस समय हमारे यहाँ टीकाकरण चल रहा है, तो अपने आप जानवरों को टीका अवश्य लगवा लें। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर देनी आवश्यक है। कुछ किसान भाई हमारे टीका लगवाने से बचना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो दूध देते जानवर हैं, क्योंकि जब उनसे हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि टीका लगाने के बाद जानवरों में दूध की कमी आ जाती है। किसान भाइयों, जब टीका लगता है तो टीका लगने के 2-3 दिन तक हो सकता है कि दूध में कमी आए, लेकिन इसके बाद यह अपने आप सही हो जाएगा और इससे आपका जानवर पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता पा जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपका जानवर कोई भी गाभिन है और वह 6 महीने से ऊपर है तो जो टीका लगाने आते हैं उनको आप स्पष्ट रूप से इस बात को अवश्य बता दें कि आपका जानवर गाभिन है और इतने दिन का गाभिन हो चुका है, तो जो भी इसके जरूरती एहतियात होंगे वो बरत लेंगे और आपके जानवर का टीकाकरण हो जाएगा। निश्चित रूप से आपके जानवरों को बीमारियों से लड़ने के लिए टीकाकरण एक उचित, बहुत ही अच्छा साधन है। ये तो हमने जाना कि बदलते मौसम में किस तरह से पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे किसानों की अतिरिक्त आय के बारे में। तो जानना चाहेंगे किसानों की अतिरिक्त आय के लिए जो डेयरी उद्योग है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या सरकार कोई योजनाएं चला रही है? अगर चला रही है तो कृषक भाई इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए चला रखी हैं, जिसमें कामधेनु योजना, मिनी डेयरी परियोजना आदि कई योजनाएं चल रही हैं। और इसके लिए किसान भाइयों, मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूँगा कि आपके ज़िले में आपके लिए कौन सी योजना बेहतर रहेगी, इसके लिए आप अपने ज़िले के जो भी ज़िला है आपका, वहाँ के विकास भवन में बैठने वाले मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या हमारे जो सीओ साहब होते हैं उनके कार्यालय में संपर्क करके अथवा अपने ब्लॉक में
जो ब्लॉक में आपके पशु चिकित्सालय है उन चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहते हैं। आप उनसे मिल करके अपने जिले और ब्लॉक के लिए जो बेहतर पशुपालन की या डेयरी उत्पादन की योजनाएं हैं उनके बारे में और उनकी सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त करके डेयरी व्यवसाय को अपना करके इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपने हमें बताया कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और कैसे कृषक भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, इस समय सभी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन कर्म ही पूजा है, कार्य करने भी जरूरी है। तो चाहेंगे चलते चलते आप हमें बताएं कि किन सावधानियों के साथ हम प्रतिदिन के आवश्यक कार्य भी कर सकते हैं और कैसे एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है, कोविड-19 का ये जो प्रॉब्लम है, इससे हम सब जो है दो चार हुए हैं। इसमें सिर्फ इतना करना है कि काम भी करना है, साथ ही साथ अपना जीवन भी चलाना है। तो इसके लिए एहतियात बरतना जरूरी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसको करके ही अपने जानवरों के पास जाएं, अपना उत्पाद बेचें और अपने उत्पाद को उत्पादित करके स्वस्थ जीवन में और स्वस्थ तरीके से उनका उत्पादन करते हुए स्वस्थ लोगों तक पहुंचा करके जीवन को स्वस्थ बनाने में सहभागिता अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य समय निकाला और आज के विषय पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर रामजी गुप्ता, जिन्होंने अतिरिक्त आय हेतु डेयरी उद्योग में संभावना विषय पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाना। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे हो। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समस्त किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। फसल की कटाई के बाद फसल का एक बहुत बड़ा भाग फसल अवशेष के रूप में रह जाता है, जिसका सही प्रकार से प्रबंधन अति आवश्यक है। कई बार
अगली फसल के लिए समय पर खेत तैयार करने हेतु किसान इस फसल अवशेष को खेत में ही आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और साथ ही साथ वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। इसकी ये मनुष्य, पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के लिए भी अति हानिकारक होता है। आग लगाने से जो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, ये वातावरण की निचली सतह पर ठहर जाती हैं और हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए खेत में आग लगाए जाने पर 2500 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना तथा केस दर्ज करने का प्रावधान किया है। यदि हम इस फसल अवशेष का सही प्रकार से प्रबंधन करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है जो फसल अवशेष होते हैं उनको खेत में ही सड़ाकर मिट्टी में मिला देने का तरीका। ऐसा करने से मिट्टी की भौतिक दशा, इस मिट्टी की उर्वरा क्षमता तथा मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की जो कमी होती है, जो जीवांश की कमी होती है, वो पूरी होती है। डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है, इसको तेज करने के लिए विभिन्न बायोडिकम्पोजर का उपयोग किया जाता है, जिससे अगली फसल के लिए जो खेत है वो जल्दी तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है विभिन्न मशीनरी उपकरणों का प्रयोग। कई प्रकार की मशीनरी फसल अवशेष के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। किसान तथा किसान समूहों के लिए सरकार के द्वारा ये मशीनरी उचित अनुदान पर, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें जो मुख्य मशीनरी हैं वो है हैप्पी सीडर, सुपर एसएमएस, मल्चर, स्टफ कटर, एंड स्प्रेडर, रिवर्सिबल प्लाउ और रोटावेटर। एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई करने के बाद हैप्पी सीडर से बुआई की जाती है और जो हमारी पराली यानी जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इस पराली का भी हम कई चीजों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिसमें मुख्य है मशरूम उत्पादन, आपके पशुओं का चारा तथा इसका उपयोग हम वर्मी कंपोस्ट और नादक कंपोस्ट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पिछली फसल के ठूंठ खड़े हुए हैं तो उसको बिना नष्ट किए आप अगली फसल को जीरो सीड ड्रिल मशीन से बो सकते हैं और ऐसा करने से आपकी जो पुरानी फसल के जो अवशेष होते हैं वो बाद में मिट्टी में गल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये विभिन्न जो तरीके हैं इनको अपनाकर हम अपने फसल अवशेष से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के साथ साथ भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा ऐसा करने से हम वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी बड़ी भागीदारी भी साबित कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमें अब फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता नहीं होगी और हम इसका उचित प्रकार से प्रबंधन करके लाभ प्राप्त करेंगे और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। नमस्कार। इस सीजन में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। रबी सीजन में जो दलहनी फसलें होती हैं इनमें बीज शोधन की बहुत महत्ता है। बीज शोधन जैसा कि आप जानते हैं एक वो क्रिया है जिसमें बीज बोने के पहले उसको शोधित किया जाता है। शोधन के लिए हमारे पास राइजोबियम कल्चर प्रत्येक जनपद में प्रत्येक राजकीय बीज भंडार पर उपलब्ध है। आप इससे बीज शोधन करें। बीज शोधन का तरीका मैं आपको बता दूं कि एक कल्चर पैकेट ले लें, 10 किलो बीज में 1 लीटर पानी ले लें, आधा किलो गुड़ ले लें और एक कल्चर पैकेट को उसमें घोल करके बीजों में मिला लें
और उसको 8 घंटे सूखने दें। इसके बाद उसकी बुआई कर दें। बीज शोधन से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा, इसके करने से जड़ों में नोड्यूल्स बहुत बनते हैं और जो हमारे फर्टिलाइजर है, खासतौर से यूरिया, उसकी खपत कम हो जाती है। 25% यूरिया की बचत होती है। इन दलहनी फसलों की जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से सीधे नाइट्रोजन ले लेते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं, तो पौधा स्वस्थ रहता है और उसकी अधिक पैदावार होती है। तो राइजोबियम कल्चर बहुत उपयोगी है। हालांकि बीज शोधन के लिए जो और भी दवाइयां हैं जिनसे बीमारियां नहीं लगती हैं, उनका शोधन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वर्ष अभियान के तौर पर आप राइजोबियम कल्चर से अपना बीज जरूर उपचारित करें। मेरा आप लोगों के से यही संदेश है, आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य को अवश्य करें। ये बहुत सस्ता और बहुत ही प्रभावी कार्य है जिससे हमारे दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ता है।